Good evening to all of you. Welcome back to this session. Now, today I'm going to discuss some different types of basic sentences. जैसा कि बहुत सारे वीडियो लेक्चर जारी करने के बाद हमने कुछ कमेंट्स के माध्यम से ये पता किया कि बच्चे को कहाँ पर दिक्कतें आ रही है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको आपको लगता है कि बना तो हम लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है। सबसे पहली बात, जब कोई भी बेसिक सेंटेंस आप बनाते हैं तो उसके कई रूप भी होते हैं। तो आज हम हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कहने का मतलब कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो किस प्रकार से छोटे स्तर से, यानी स्मॉल सेंटेंस से उसको आप लॉन्ग सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आज हम एक WH से उसको हम डिनोट करते हुए एक ट्रिक हम यहाँ पर रखेंगे और साथ ही साथ उसको बढ़ाएंगे आगे और उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ WH वर्ड पर भी कुछ सेंटेंस लेंगे। तो आज का क्लास है आपका हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यानी आज एक तरह से देखा जाए तो कह सकते हैं आपकी सेंटेंस मेकिंग आपका एक टॉपिक से है और इसको हम बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से, जो इसका स्मॉल से इस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी आप जब सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने का जो एक प्रकार से जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे मान लो कि कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो उसमें पहले नंबर पर क्या देते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट देते हैं और सब्जेक्ट हमारा कौन सा WH पॉइंट आउट करता है, यानी कि पॉइंट आउट कौन करेगा। तो हु, मान लो मैं कहता हूं कि वह क्रिकेट खेलता है तो इसमें WH कौन, यानी हु। दूसरे नंबर पर आता है कि एक्शन वर्ब है कि वो क्या करता है, कोई ना कोई एक्शन। उसी तरह से हु, व्हाट। अब यहाँ पर एक तीसरा आ जाता है कि आपका कि जैसे मैं कहूँ कि कहाँ पर करता है, यानी कि वेयर से उसको पॉइंट आउट किया जाएगा। और इस क्रम में अगर कोई टाइम दिया है तो उसको हम व्हेन से कहेंगे। और अगर कोई काउज दिया है, यानी कि काउज से ज़्यादा है कि पर्पस, क्यों, तो उसको इस तरह से देखा जाएगा। तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई। अब इस केस में अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट के जगह पर, जैसे कि उसने मुझे एक कलम दिया, ही गेव मी ए पेन, तो किसने दिया, उसने दिया। ही क्या दिया, यानी कि व्हाट सेंस से यहाँ एक्शन गेव, यहाँ पर एक्शन वर्ब आएगा, कोई ना कोई एक्शन वर्ब। और व्हाट मीन्स क्या का संदर्भ है, ऑब्जेक्ट लेगा, यानी कि WH वर्ड में पहला नंबर सब्जेक्ट का है, दूसरा आपको एक्शन वर्ब आएगा और तीसरा अगर ऑब्जेक्टिव केस का वहां पर हमको कोई ना कोई प्रोनाउन देना है तो थर्ड नंबर लेगा ही लेगा। तीसरे नंबर पर हमारा आता है कि अगर कोई प्लेस की बात हो और अगर उसके तुरंत बाद कोई टाइम हो तो टाइम देंगे, और नहीं तो पर्पस है तो पर्पस देंगे। अब देखिए इसको धीरे समझना है छोटे स्तर से। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं कि यहाँ पर ही राइट्स, वह लिखता है एक्शन। V5 क्या लिखता है, ए लेटर। कहने का मतलब यहाँ पर जब भी कोई काम होगा तो एक्शन तो ऑटोमेटिक आना ही है। क्या लिखता है, ए लेटर, यानी हमारा ऑब्जेक्ट का ये पार्ट आ जाएगा। कहने का मतलब अब वहाँ है कि जैसे मैं कहूँ कि वह रोज बाजार जाता है, तो कहाँ जाता है, तो सब्जेक्ट जाना, और कहाँ जाता है तो उस केस में वेयर हमारा प्लेस को डिनोट करेगा। तो जैसे कि ही राइट्स ए लेटर, ये सिंपली है। अब मैं अगर कहूँ कि वह रोज शाम को 4 बजे अध्ययन के लिए या पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट जाता है, यानी संस्थान जाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि ही गोज, सब्जेक्ट
वर्ब कहाँ जाता है? गोज टू इंस्टीट्यूट, ही गोज टू इंस्टीट्यूट, यानी कि वह संस्थान जाता है। अब यहाँ पर यह देखना है कि अगर प्लेस हमारा क्या है कि एक डायरेक्शन, इसीलिए टू का यहाँ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ कब जाता है ये हमारा प्लेस को दिखा रहा है, और साथ ही साथ अगर है कि टाइम कब जाता है तो 4 बजे शाम में, तो उसके लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर 4 PM हम लिखेंगे। तो कहने का मतलब कि इस केस में डायरेक्ट कौन जा रहा है, तो ही क्या मतलब एक्शन वर्ब तो है ही, और कोई भी अगर प्लेस दिया है तो वहाँ पर टू प्रीपोजिशन के साथ उसको रखा जाएगा, और अगर टाइम है तो टाइम देंगे एट प्रीपोजिशन के साथ, और साथ ही साथ अगर पर्पस है कि क्यों जाता है तो पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो इस केस में हमेशा 2 + V1 से देंगे, यानी कि टू स्टडी, माने अध्ययन करने के लिए जा रहा है तो उस केस में टू स्टडी। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप ये देखिए कि सब्जेक्ट है, एक्शन भी है, हु जाने का काम हो रहा है, कहाँ, तो इंस्टीट्यूट, किस वक्त, 4 बजे शाम में। अब यहाँ क्यों जा रहा है तो टू स्टडी। कहने का मतलब कि इसमें आपको अगर कोई एक आइटम ना हो, यानी कि कोई भी एक WH वर्ड ना दिया गया हो, तो उसके बाद पुनः वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कहने का मतलब कि कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसको बनाने के लिए आपको एक सर्टेन ऑर्डर का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं अभी डिफरेंट टाइप्स के कुछ सेंटेंस और यहाँ पर लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो हमने पहले भी चर्चा किया था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट के जगह पर आपका नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या फिर इन्फिनिटिव या जरंड में से कोई हो सकता है, और दूसरा अगर कोई डायरेक्ट एक्शन वर्ब नहीं हो तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का भी हम प्रयोग करते हैं, और उस केस में देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, और हमेशा उस सेंटेंस में एक्जुअली वर्ब का प्रयोग उसके नाउन पर निर्भर करेगा। क्लियर? तो अभी जैसे मैं ये कहूँ कि अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है, तो इसको हम कितने रूपों में बना सकते हैं उस पर भी देखेंगे। तो पहला नंबर यहाँ पर आप इस तरह से कह सकते हो कि टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ देखो आसान है या हो सकता है, तो कैन बी, इजी। क्लियर? अब यहाँ देखना है कि अब आपको टू स्पीक, यहाँ 2 + V1 से हम स्टार्ट किए हैं, इसी को इन्फिनिटिव बोला जाता है। यानी कि अगर मेन वर्ब में टू लग जाए तो उसको उसी को इन्फिनिटिव के टर्म में कहा जाता है। और अगर इसको हम देखते हैं कि इसी को अगर जरंड के रूप में, तो आप इसी को क्या लिखेंगे? तो इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। अब यहाँ देखेंगे इस तरह से स्पीकिंग इंग्लिश कैन बी इजी। क्लियर? और इसी को अगर तीसरे टर्म में बनाया जाए तीसरे तरीके से, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको इट से भी बना सकते हैं, यानी कि इट कैन बी इजी टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से कहने का अर्थ कि या तो हमारा सब्जेक्ट इन्फिनिटिव होगा या जरंड होगा, वर्ब के चौथे रूप को जरंड कहा जाता है, या फिर इसको हम इट से भी डिनोट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर इट से हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, और जब देयर से कोई भी स्टार्ट करेंगे तो उस केस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो हमारे उसके साथ नाउन पर डिपेंड करेगा। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे इस पर भी, और जैसे कि आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि इन सभी क्वेश्चन को इस तरह से हम एक ही क्वेश्चन को कई तरह से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, और इसका प्रैक्टिस भी जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो कि दिखने में आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, यानी कि टफ है, लेकिन उसको आप आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। और वो किस तरह से, तो इसको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ
जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल इस तरह से लूँ कि जिसको जरंड कर चुकी एग्जाम्पल बहुत कम आपको मिलता है इस तरह से, और बहुत लोग जरंड को समझते नहीं है, उसको वर्ब के चौथे रूप में आपको इस्तेमाल करना होता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए यहाँ खेलना ये वर्ब का चौथा रूप है और इसी को जरंड के रूप में जाना जाता है। और जब भी जरंड से स्टार्ट करेंगे कोई भी सेंटेंस को तो हमेशा उसमें आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब इसी चीज को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि इसी चीज को कन्वर्ट आप करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। टू, ठीक है, यानी टू प्ले। अभी यहां पर आ गया सब्जेक्ट आपका इंफिनिटिव यानी टू प्लस V1। क्लियर? और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से मोल्ड करें इस तरह से, इट इज, यहां पर अब देखिए यहां इट इज गुड फॉर हेल्थ टू प्ले, कहने का मतलब कि जिस प्रकार से आपको इस तरह से सेंटेंस दिया जाता है तो इट से जब आप बनाते हैं तो लास्ट वाले को पहले रखना होता है, क्योंकि जब इट से स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ब यानी कि हमको एक्सक्लेमेटरी वर्ब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में इट इज गुड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्या, तो टू प्ले, कहने का मतलब कि इस चीज को वहां पर रखेंगे। क्लियर? अब इसी तरह से हम आगे की ओर इस तरह से सेंटेंस को, जैसे कि कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप बेसिक का कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो बहुत ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको लगेंगे कि किस में है शब्द के लिए प्रेजेंट फॉर्म में। इस तरह से मैं कहूँ अगर कि कोई भी इस तरह का अगर WH इंट्रोगेटिव के टर्म में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, तो पहला नंबर आता है कि जब असर्टिव है तो उसको पहले आप असर्टिव फॉर्म में कैसे बनाते हैं। मान लो अगर मैं कहूँ कि क्या वे लोग रोज 5 बजे शाम को टहलने के लिए पार्क जाते हैं यानी उद्यान जाते हैं, तो इस संबंध में पहले क्या बनाएंगे, उसका क्या शब्द को छोड़ के पहले असर्टिव फॉर्म बनाएंगे। यानी कि इस तरह का सेंटेंस जैसे है कि जाते हैं यानी दे गो। अब देखिए यहाँ दे गो सब्जेक्ट वर्ब, कहाँ जाते हैं, तो इसमें प्लेस हमारा वेयर का तीसरे नंबर पर आएगा यानी सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट व्हाट यानी एक्शन लेगा, और वेयर हमारा यहाँ प्लेस के साथ हम टू प्लस V1 के साथ यूज करते हैं। तो दे गो टू पार्क, वे लोग पार्क जाते हैं। कितने बजे जाते हैं, तो एट 5 PM, एट 5 PM 5 बजे शाम को, किस लिए, यानी कि टहलने के लिए। तो यहाँ पर टू वॉक शब्द का प्रयोग करेंगे। अर्थात आप यहाँ ये देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में अगर इसी को अगर इंट्रोगेटिव में टर्न करना हो तो कैसे करेंगे, तो पहले ये पता करेंगे कि इसमें आपका कोई न कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ब है क्या। अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ब है तब तो उस एक्सक्लेमेटरी वर्ब को सीधे आप आगे कर देंगे, लेकिन अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ब नहीं है तब क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक आप, यदि कि यहाँ पर अभी प्लूरल सेंस में सब्जेक्ट है इसीलिए आप डज नहीं ले सकते, और ये पास्ट का भी नहीं है तो डिड भी नहीं लेंगे, तो फिर बचा क्या, तो डू बचता है। तो इस केस में अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ब रहता तो एक्सक्लेमेटरी वर्ब को आगे रखते, लेकिन एक्सक्लेमेटरी वर्ब नहीं है तो इस सेंस में डू को यहाँ पर आगे रखेंगे और डू दे। क्लियर? और जब डू रखेंगे तो इस सेंस में डू दे गो, और रेस्ट पार्ट को इस तरह से और क्वेश्चन मार्क का आप आ जाएगा, यानी दे गो टू पार्क एट 5 PM टू वॉक, और इस केस में डू दे गो, कहने का मतलब कि क्या वे लोग पार्क 5 बजे शाम में टहलने के लिए जाते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, सेंटेंस बहुत ही छोटे से छोटे स्तर से आप बड़े यानी लॉन्ग सेंटेंस को बना सकते हैं। और वो कैसे, तो ये आपका असर्टिव फॉर्म था और यही आपको इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव इंट्रो। और अगर मान लो इसी को निगेटिव में
कहना पड़े तो इसको तुरंत कहेंगे डू दे नोट, यानी कि नोट का प्रयोग आपको यहां पर लगाना है, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्या वे लोग रोज शाम 5 बजे घूमने के लिए उद्यान नहीं जाते हैं? तो कहने का मतलब उसमें डू दे नोट का प्रयोग यहां पर करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब इसी चीज को आप ये देखेंगे कि इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से कहना चाहेंगे, यानी कि आपका पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ, और इसी क्रम में अब आपको कहना है जैसे कि आपको WH वर्ड अगर जुड़ा रहे, तो WH वर्ड में मैंने कहा था कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको 2 तरह का सेंस मिलेगा, एक तो जब और एक कब। तो ध्यान रखेंगे कि जैसे मैं कहूं कि वे लोग सुबह कब जगते हैं, अगर इस तरह का बोलना हो तो इसको कैसे बोलेंगे? तो पहले इसको बना लेंगे कि वे लोग जगते हैं, पहले एसर्टिव बनाएंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं? तो एसर्टिव फॉर्म डायरेक्ट आपका इस तरह से होगा कि दे गेट अप, सवेरे वे लोग जगते हैं। कब जगते हैं? तो सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। यहां पर आप ये देखेंगे कि यहां आपका सब्जेक्ट है, फिर जगना वर्ब, कब जगता है यानी सुबह सवेरे। अब यहां देखेंगे कि अब आपको इसी को अगर WH के टर्म में कहना पड़े कि वे लोग सुबह सवेरे कब जगते हैं, तो आपको क्या करना होगा? तो पहले इसको इसी स्ट्रक्चर से आप ये पता करेंगे कि इसमें एक जल्दी वर्ब है। अगर एक जल्दी वर्ब है तो वो WH के साथ लगेगा, और नहीं है तो डू डज डिड में से अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप किसी एक का यूज करेंगे। तो इस क्रम में किसको रखेंगे? तो यहां पर आप जो है कब जगते हैं, तो कब शब्द का प्रयोग यानी टाइम के सेंस में व्हेन से दिया जाता है, यानी व्हेन। अब देखिए ये सिंपल जो आपका प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट का, तो इस केस में व्हेन के साथ एक्जल्टी वर्ब आएगा। तो एक्जल्टी वर्ब कौन सा आएगा? तो डज आएगा नहीं। अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता तब आ जाता व्हेन डज, लेकिन अभी ये प्लूरल फॉर्म में है इसीलिए व्हेन डू होगा। ठीक है, तो व्हेन डू, अब यहां पर दे यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, व्हेन डू दे गेट अप, व्हेन डू दे गेट अप, और इस चीज को रख देंगे यानी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि जैसे मैं कहा कि व्हेन डू और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आप जरूर करेंगे। क्लियर? जैसे यहां पर तो इस तरह से, अब देखो यहां कि व्हेन डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे लोग कब सवेरे या सुबह सवेरे जगते हैं। अगर सिर्फ रहता सवेरे तो इन द मॉर्निंग, अगर सुबह सवेरे तो अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि इस तरह से आप दे सकते हैं। अब यहां तक है कि व्हेन से आपने इसको डिनोट किया कि कब। अब यहां पर समझने वाली बात है कि जब हम WH वर्ड का मीनिंग कब से, यानी आपको कब, किसे, कहां इस तरह से देंगे तो वहां पर WH के साथ तुरंत कोई ना कोई एक जल्दी वर्ब आएगा। लेकिन अगर हमको कब से नहीं देके जब से, जिसे, जहां, जितने इस तरह का प्रयोग करना हो तो उस केस में एक जल्दी वर्ब नहीं आके डायरेक्ट WH काम करेगा। जैसे अभी देखिए यहां, जैसे मैं कहूं कि जब तुम यहाँ आते हो, जब तुम यहाँ आते हो तो मुझसे मिला करो, या इस तरह से सेंस में अगर हम कहते हैं कि तुम जब विद्यालय जाते हो तो अध्ययन करो, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे व्हेन यू गो टू स्कूल, व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम विद्यालय जाते हो, है ना, और कोमा देंगे या डायरेक्ट इस तरह से, है ना। तो आप यहां कर सकते हैं स्टडी करो, तो किसको कर रहे हैं, तो यहां पर सेकंड पर्सन को कर रहे हैं। तो व्हेन यू गो टू स्टडी, व्हेन यू गो टू स्कूल यू शुड। अब देखिए यहां पर यू शुड स्टडी। अभी देखिए इस सेंस में ये एक प्रकार से
अधूरा है। जब तुम जाते हो, तो इसको हम पूरा सेंटेंस नहीं मानते हैं। एक प्रकार से जब तुम जाते हो तो अधूरा है, तो इसको जोड़ने के लिए हमको एक अलग क्लाउज का यहाँ पर हमको देना है। तो कहने का मतलब शुड का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जैसे लगता है कि सेकंड पर्सन को हम कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं, और ऑटोमेटिक शुड का प्रयोग हम कोई भी एडवाइस के लिए करते हैं। तो इसीलिए यू शुड स्टडी, कहने का मतलब कि जब तुम विद्यालय जाते हो तो तुम अध्ययन करो, यानी तुम्हें अध्ययन करना चाहिए एक प्रकार से। अब इसको समझेंगे। इसी चीज में ज्यादातर आप लोगों को दिक्कत यहां हो रहा है कि कहां पर व्हेन का या WH वर्ड का मीनिंग कब से, किसे, इस तरह से, और जब से, दोनों में अंतर क्या है। तो यहां पर भी व्हेन है, यहां पर भी व्हेन है। इसका मीनिंग हो रहा है आपका कि वे लोग कब जगते हैं, सुबह, इस तरह से। और इसका मीनिंग हो रहा है कि जब तुम स्कूल जाते यानी विद्यालय जाते हो। यहां पर जब भी WH वर्ड के साथ कोई ना कोई एक जल्दी वर्ब आएगा तो उसका मीनिंग कब से निकलेगा, यानी कि कौ से उसको हम डिनोट करेंगे WH के साथ। और यहां पर आपका जो हिंदी मीनिंग आएगा वो जब से क्लियर होगा, यानी जब तुम विद्यालय जाते हो। क्लियर? तो इस सेंस में आप समझेंगे कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। तो ये वाला जो है आपका कोई ना कोई एक्सक्यूटिव वर्ब लेगा, और ये क्या है, विदाउट एक्सक्यूटिव वर्ब आप यूज करेंगे। तो ये था आपका कुछ WH वर्ड से जो जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और उसको यहाँ पर हमने क्लियर किया है। मैं समझता हूँ कि आपको इसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश अब नहीं रहेगी। नेक्स्ट, जैसे कि बोलने के दौरान देखा गया है कि कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आपको स्पोकन और रिटन दोनों में आप आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि कुछ इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं जो आपको कंजंक्शन बेस्ड होते हैं। कंजंक्शन बेस्ड किस प्रकार का होता है, जैसे मैं कहूँ कि जहाँ तक मेरी बात है या जहाँ तक मैं समझता हूँ वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो अब देखो जी, इसमें क्या है कि सिंपल सेंटेंस है और इसको बोलना है आपको, तो कुछ नहीं है। आपका एक वर्ड इस तरह से लगता है, जैसे मैं कहूँ कि एज फार एज। अब देखिए, एज फार एज और माई नॉलेज या आई नो, इसको इस तरह से आप कह सकते हैं, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। और इस तरह से लिख सकते हैं कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब देखिए, हाँ, इस केस में ये कंजंक्शन एक प्रकार से जहां तक मेरी बात है, जहां तक मैं समझता हूं, एज फार एज आई नो ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। अब इसी में आपको कई तरह से सेंटेंस को मोल्ड कर सकते हैं कि जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है, एज फार एज दिस पर्सन, यानी उस व्यक्ति का, दैट पर्सन इज कंसर्न, यानी वह व्यक्ति संबंधित है, या उस व्यक्ति का मामला है, या उस व्यक्ति का बात है, वह निर्दोष है, यानी ही इज इनोसेंट। कहने का मतलब कि इस तरह के सेंटेंस ये कंजंक्शन बेस्ड हैं, जिसको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, यानी स्पोकन और रिटन दोनों में। तो ये तो एक छोटा सा, चूंकि कंजंक्शन का अलग से लेक्चर हम यहाँ पर आपको सेपरेट लेक्चर दिया जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ इस तरह के सेंटेंस रहेंगे। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन ऑलरेडी कि यद्यपि मेरा मित्र गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है उसको भी कंजंक्शन के टर्म में इस तरह से बनाते हैं कि दो माई फ्रेंड इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, इस तरह से। तो आपको इस तरह के सेंटेंस पर भी ध्यान देना है। जैसे दो या अल्दो का प्रयोग हम यद्यपि के लिए करते हैं, दो माई फ्रेंड इज पुअर, यद्यपि मेरा मित्र गरीब है, और कोमा देंगे और इसके तुरंत बाद येट शब्द का मीनिंग होता है फिर भी वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। अब यहां ध्यान देंगे, यहां पर ऑनेस्ट के साथ साथ आपका एडजेक्टिव के साथ साथ आपका कोई ना कोई नाउन यहां पर्सन के रूप में दिया है। तो सिर्फ अगर एडजेक्टिव यूज करेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन आप सिर्फ अगर एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं तो उस केस में, यानी कि अगर एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन भी है
तो आर्टिकल लगेगा, लेकिन अगर सिर्फ एडजेक्टिव है तो यहां पर आपको आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव आर्टिकल नहीं लेता। कहने का मतलब, तो इस तरह के सेंटेंस को भी आप बना सकते हैं जिसको आप दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, यानी स्पोकन रिटन दोनों में।